हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बताइए जल्दी से, क्या हाल चाल? चलिए, हाल चाल के बाद स्टार्ट करते हैं। आज करंट, क्या बात कर रहे हैं सर? करंट लगाओगे क्या? जी हाँ। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? ट्रांसफॉर्मर। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। ट्रांसफॉर्मर एक मूवी का नाम है, हॉलीवुड में ट्रांसफॉर्मर। एक खास बात है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ट्रांसफॉर्मर ही बोलते हैं। हिंदी में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मर ही नाम होता है। चलो, तो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, करते हैं फिर स्टार्ट आज। और अगर जय श्री कृष्णा भाई, सभी को जय श्री कृष्णा। हाँ भाई, चलो आ गए सब बच्चे लाइव। देखिए, ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम प्रत्यवर्ती वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। सर का कह दई समझ में नहीं आई? अरे प्यारे बच्चों, एक बात का मैं आज पहले ही बता देता हूं कि कभी भी ट्रांसफॉर्मर धारा के साथ कुछ नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर केवल वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। धारा अपने आप बदल जाती है। और पहली बात तो, ट्रांसफॉर्मर उपयोग में लाए क्यों जाते हैं? सबसे मेन बात, ट्रांसफॉर्मर उपयोग में क्यों लाए जाते हैं? ट्रांसफॉर्मर तो देखे होंगे ना, डीपीओसी जिसको हम बोलते हैं, देसी भाषा अपने घरों पे लगी रहती है। ट्रांसफॉर्मर इसलिए उपयोग में लाए जाते हैं बेटा, क्योंकि जिस जगह पे बिजली बनती है ना, वहां पर इतनी अधिक बिजली जनरेट होती है, मतलब बहुत अधिक एम्पियर की विद्युत विद्युत धारा प्राप्त होती है वहां डायरेक्ट। तो इतनी अधिक विद्युत धारा को यदि तारों में से आप एक जगह से दूसरी जगह लेके आओगे, सर लेके क्यों आते हैं? अरे बच्चों, अब कहां पे बिजली बन रही है? फैक्ट्री में कहीं पे, प्लांट लगा है बिजली का कहीं पे, पावर हाउस। तो वहां से अपने घरों तक बिजली को लेके आना है ना, प्रत्यवर्ती धारा को। तो घरों पे लेके आते हैं तो क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब अंदाज लगाओ, बहुत अधिक एम्पियर की धारा जनरेट होती है, ठीक है? तो उससे क्या होता है बेटा? आपका आई का स्क्वायर, अब उसका भी स्क्वायर करोगे आर टी, कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। और बेटा प्रतिरोध और तारों के साथ लेके आओगे, अब तार होते हैं पतले पतले, तारों का प्रतिरोध होता है अधिक, तो आर भी अधिक, आई स्क्वायर भी अधिक, और समय भी लगेगा वहां से यहां तक आने में। तो बेटा बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, तो आधी बिजली तो ऊष्मा के रूप में ही चली गई। बोल दो ठीक है। तो इसलिए बेटा क्या लगाए जाते हैं? ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं, ठीक है? हाँ, आप बोलोगे सर मोटे तार लगाओ, मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। अरे भाई, मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है प्रतिरोध की वजह, लेकिन खर्चा कितना आ जाएगा मोटे तारों में? चलिए, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या कर देता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ गई का? पहले निम्न वोल्टेज को, मतलब दो प्रकार के होते हैं बेटा, जो बेटा निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर दे, और जो कुछ उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर दे। आई बात मेरी समझ में? तो वोल्टेज को घटाते घटाते लेके आते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है? पहले तो जहां पावर हाउस होता है वहां पर एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, दो प्रकार के, एक अपचाई और एक उच्चाई। उपचाई ट्रांसफॉर्मर, इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो धारा का मान कम हो जाता है उस जगह। फिर वहां से पावर हाउस से लेके आते हैं कम करते करते करते। सबको पता होगा ना, आपने सुना होगा 33 के तार हैं, 11 के तार हैं, सही है? ऐसे सुना होगा आपने। 25,000 जो रेल रेल का इंजन होता है ना, बिजली वाला, वो कितने वोल्टेज पे रहता है? 25,000, मतलब 25 kV। हमारे मतलब जो, मतलब जिले लेवल पे होते हैं सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन, उन पे 33,000 वोल्टेज की बिजली रहती है। फिर वो सब स्टेशन पर आ जाती है, और 11,000 से फिर अपने डीपीओसी वगैरह 440 वोल्टेज पे करके और घरों में आ जाती है, ठीक है? क्योंकि हमारे सभी घरों के उपकरण इतने ही वोल्टेज पे चलते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं मतलब ट्रांसफॉर्मर। पहली बात तो मैंने ये बता दिया कि ट्रांसफॉर्मर उपयोग में क्यों लाया जाता है, ठीक? ये वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने की एक युक्ति होती है, बात खत्म। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। याद करो, अन्योन्य प्रेरण।
पास रखी दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा बहाने पर पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल का उत्पन्न होना। ठीक है, इसके फ्लक्स में प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के कारण पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण। इसी सिद्धांत पर आधारित है बेटा कौन? ट्रांसफॉर्मर। इसी सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफॉर्मर। तो लिखेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है बेटा? जो प्रत्यवर्ती विभवांतर को बढ़ाने या घटाने, बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत इसका कार्य सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण की घटना या अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, मतलब लिख ही लेंगे, ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यवर्ती धारा के साथ में यूज किया जाता है, प्रत्यवर्ती वोल्टेज के साथ में बेटा जो दिष्ट विभव होता है या दिष्ट धारा उसके साथ में ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया जाता। जैसे चार्जर होता है मोबाइल का, तो मोबाइल के चार्जर में इनपुट क्या होता है? इनपुट हम देते हैं प्रत्यवर्ती धारा, और आउटपुट जो होता है वो क्या होता है बेटा? आपका दिष्ट धारा होती है ना। मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए दिष्ट धारा का उपयोग, तो दिष्ट धारा के साथ में कभी भी, मतलब दिष्ट विभव के साथ कभी भी ट्रांसफॉर्मर उपयोग में नहीं लाया जाता, केवल प्रत्यवर्ती वोल्टेज के हिसाब से। चलो, यह केवल प्रत्यवर्ती धारा के साथ ही प्रयुक्त किया जाता है। यह केवल प्रत्यवर्ती धारा के साथ ही प्रयुक्त किया जाता है। अब इससे भी समझ गए होंगे आप कि अन्योन्य प्रेरण की जो घटना होती है बेटा वो काय में होती है? प्रत्यवर्ती धारा के साथ होती है, दो कुंडली लगी होती है। बस तो समझ जाओ, दिष्ट धारा में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उनके साथ उपयोग नहीं आता। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, यहीं से बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, थोड़ी स्पेस की कमी के कारण मैं लिख रहा हूं। एक होता है बेटा आपका अपचाई ट्रांसफॉर्मर, पहला, और दूसरा होता है बच्चों उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। एक होता है बच्चे अपचाई ट्रांसफॉर्मर और एक होता है बच्चे उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। अब अगर इनकी परिभाषा लेके हम उच्चाई ट्रांसफॉर्मर अपचाई ट्रांस, नाम से समझना, अपचाई मतलब किसी चीज का अपचयित कर लिया इसने, अपचयित मतलब खा गया, समझना बात को, बस नाम से ही आएगा समझ में। और उच्चाई मतलब किसी चीज की प्रबलता को बढ़ा दिया। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि प्रत्यवर्ती विभवांतर को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बेटा बढ़ाने के लिए उच्चाई और घटाने के लिए अपचाई, समझ जाओ, अपचयित कर गया। हमने क्या था, किसी चीज को अपचयित कर जाना मतलब पचा जाना, खा जाना। तो मतलब खा गया का तात्पर्य क्या हुआ कि ज्यादा प्रत्यवर्ती विभव लगाया होगा, जो आउटपुट में दिया वो क्या होगा? कम। बस इतनी सी बात है। और उच्चाई मतलब इनपुट कैसा होगा बेटा? इनपुट मतलब निवेशी प्रत्यवर्ती विभव, ये कैसा होगा? अधिक। और जो हमें आउटपुट में मिल रहा है वो कैसा होगा? आपका अधिक।
समझ गए, ऊंचाई बढ़ा दिया इसने, ठीक है, अपचाई मतलब कम कर दिया। तो बेटा अपचाई ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा क्या आ जाएगी? अपचाई ट्रांसफॉर्मर, अपचाई ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा है बेटा कि यह अपचाई ट्रांसफॉर्मर यह उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को, यह उच्च, नाम से समझना है इसके, यह उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर, निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चे, बस इतना ही लिखना है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा और लिखना है कि इसमें आउटपुट, इसमें आउटपुट में प्राप्त धारा, मतलब जो अपचाई ट्रांसफॉर्मर के बाद में हमें धारा मिलती है ना, इसमें आउटपुट में प्राप्त धारा, आउटपुट में प्राप्त धारा बेटा आउटपुट का मतलब होता है निर्गत और इनपुट का मतलब होता है निवेशी। ये ऐसे शब्द है, इनका उपयोग आप हिंदी में कर सकते हो। प्राप्त धारा इनपुट धारा से अधिक होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब धारा जो रहती है, क्या मैं आगे लास्ट में समझा भी दूंगा कि विभवांतर अगर घटा रहा है तो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, और विभवांतर यदि कम कर रहा है जो ट्रांसफॉर्मर, वो धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे बेटा ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, मतलब उल्टा मैटर है, ध्यान रखना, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। और ये हम इसका सिद्ध भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। देखो उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में, मतलब ऐसे समझ जाओ कि 33 केवी की लाइट आ रही थी और उसको 11 में परिवर्तित कर दिया। आप जानते हो कि नहीं जानते, इसको हम ओसी कहते हैं कि 33 से 11 में हो गई। और जो धारा थी बेटा वो इधर कम एम्पियर की थी और इधर ज्यादा एम्पियर की। वोल्टेज को कम कर दिया उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में, लेकिन आउटपुट में धारा इनपुट धारा से अधिक होती है। समझ गए, धारा अधिक है, समझना धारा अधिक है। ठीक है, चलिए, मतलब जितनी धारा यहां पे थी उससे इधर अधिक धारा मिल रही होती है, ये हम सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, आगे दूसरा है बेटा अपचाई ट्रांसफॉर्मर, तो उल्टा लिख दो बेटा इसका, इसकी लिखा पड़ी बहुत सरल है, यह निम्न प्रत्यावर्ती, यह निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर को उच्च प्रत्यावर्ती, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर में परिवर्तित कर देता है। सेम टू सेम लिखना है, इसमें आउटपुट धारा, इसमें आउटपुट धारा इनपुट धारा से कम होती है। चलो, तो ये हो गए बेटा आपके ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानकारी। क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता था, कितने प्रकार का होता है, दोनों प्रकार की परिभाषा। अब आ जाती है यहाँ पे संरचना। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा आपका, संरचना। तो मैं दोनों के आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ, फिर मैं ऊपर इसके संरचना का भी वर्णन कर दूंगा। ठीक है, फिर हम कार्यविधि पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, और इसमें कुछ ऊर्जा की हानि होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर, दोनों ट्रांसफॉर्मरों में अंतर जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो अंतर तो आप, दो अंतर तो यही हो गए, एक ये ऐसा भी लिख सकते हो उच्च प्रत्यावर्ती, मतलब परिभाषा, दो अंतर तो ये यही हो गए, और बाकी अंतर भी हम बता देंगे। अंतर और इसके बाद ट्रांसफॉर्मर का उपयोग क्या है। ठीक है, ये इतने हमें पढ़ना होता है। देखो नंबर एक, ट्रांसफॉर्मर क्या है, दूसरा ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या है प्रकार,
इसका संरचना, चित्र, कार्यविधि, सिद्धांत और ऊर्जा की हानि, अंतर और नवी चीज है बेटा आपकी अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मर के उपयोग। तो देखते हैं आज कितनी हो जाती है। वैसे थोड़ा सा मैं क्या लेट चल रहा हूँ, क्योंकि बेटा ऐसा मैटर होता है कि जैसे मैं एक वीडियो कंप्लीट पढ़ा देता हूँ, मतलब एक क्लास पूरी कंप्लीट ले लेता हूँ, आपको पता मैं लगातार बोलते रहता हूँ, ठीक, खड़ा भी रहता हूँ लगातार, तो पैरों में दर्द हो जाता है, तो 10-5 मिनट बैठना पड़ता है। अब मैं फिक्स टाइम पे स्टार्ट करता हूँ क्लास को, और हल्का सा देखना रहता है कि कैसे क्या कितना पढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आई मेरी बात समझ में आपको? क्योंकि मैं आपको पूरा थ्योरी लिखवा रहा हूँ। यदि मुझे केवल समझाना होता, लिखवाना कुछ नहीं होता, बताना होता, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे की हो जाती, काम खत्म हो जाता। ठीक है, आप अगर बोलो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ अगले यूनिट से, ठीक है, और उसमें लिखा पढ़ी ज्यादा है, मैं आपको समझा ज्यादा दूंगा, और लिखा पढ़ी मैं ऐसा कर लूंगा कि नोट्स टाइप के मेरे हाथों से लिख के आपको भेजने की कोशिश, ऐसी कंडीशन में अपन रहेंगे, ठीक है। चलिए आप संरचना में आ जाओ। आप संरचना में देखो, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जगह थोड़ी कम बच रही है अब, ठीक है। संरचना में देखो, पहले मैं बना रहा हूं ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। क्या बना रहा हूं? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। तो देखो, आप मेरे साथ में चित्र भी बना सकते हो। चलो एक काम करो, आप तो पहले इसको साफ करके, मैं ऊपर से ही बनाऊंगा क्योंकि नीचे एक तो सही बनेगा नहीं, जगह कम है, ठीक है। आगे की बात समझ में, ये पूरी इतनी आ गई बात समझ में, ठीक है। जैसे जैसे आगे और पढ़ते जाएंगे ये बातें और अच्छे से क्लियर होती है। इनके पीछे आप क्यों लगा सकते हो कि ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, वो सब अभी अभी आपके इसके संरचना में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मेन चीज किसी भी उपकरण की उसकी कार्यविधि में और सिद्धांत में समझ में आती है, ठीक। ये तो इसके बारे में लिखा गया है, तो लिखी बातों को मन मन में प्रश्न में रखो और देखिए संरचना। देखिए अब इसकी, देखिए बच्चे, संरचना में क्या क्या होता है, चित्र बनाऊंगा मैं पूरा। संरचना परीक्षा में देखो किस हिसाब से लिखना रहेगा आपको, ये रहेगा नंबर के हिसाब से, क्या कितने नंबर में क्या चीज पूछी गई है। सबसे मेन इंपोर्टेंट वो सिद्धांत जरूर पूछता है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, दोनों चित्र बनाना पड़ेगा, सिद्धांत जरूर आएगा। तो आपको अगर सारी चीजें ना, 4-5 चीजें ना, तो थोड़ा कम कम लिखना पड़ता है। चलो तो संरचना में ध्यान से देखेंगे, हम बनाएंगे इसकी संरचना। बनाइए आप भी बेटा मेरे साथ, एक स्केल को ले लीजिए। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल एक आयत बनाना है, ये एक वर्ग बनाओ, आप बिल्कुल क्लियर वर्ग बनाओ। बना लिया? इसमें आप ध्यान से, ठीक है। 3D चित्र बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। समझ गए? ये मतलब इस प्रकार से रहता है, इसका चित्र अगर बनाए तो इस प्रकार से रहता है। अंदर इसके यहाँ पर मतलब 3D चित्र बनाने की मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं कितना बन पाता है। चलो ये इस तरीके का दिखाई देता है बेटा हमें। अब इसमें देखना, दो कुंडली लगी होती है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली, ठीक है। अगर संरचना के भाग देखें तो सबसे पहला होता है बेटा आपका पटलित क्रोड। सबसे पहला भाग होता है पटलित क्रोड। ये मैंने जो बनाया है ना, वो सब क्या है बेटा? पटलित क्रोड। कल मैंने बताया था ना आपको, पटलित क्रोड का मतलब कटे हुए क्रोड, इस तरीके के कटे हुए क्रोड रहते हैं। अरे ई आकार की पत्ती, ऐसे ई आकार की पत्ती, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, कल बताया था ना, वही पटलित क्रोड है जी।
एक एलीमीटर होता है, एलीमीटर ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। एलीमीटर को निकाल के देख लेना, पूरे तार वगैरह उसमें अंदर ई ई पत्ती फंसी रहती है, ठीक है। तो वही है जो आपके पटलित करोड़। एक प्राथमिक कुंडली है ऊपर। अब देखो ये कौन सा है बेटा आपका, ये है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या रहती है वो थोड़ी कम रहती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी रहती है, कम। और जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। चलो, ये बेटा आपकी द्वितीय कुंडली है, इसमें हमें आउटपुट मिलेगा। और ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमें इनपुट मिलेगा। चलो, यहां पे बस यही आपका चित्र है और कुछ नहीं है। अगर संकेत के रूप में आप बोलोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बेटा आप प्राथमिक कुंडली, पी से प्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं प्राथमिक कुंडली। ये यहां पर इनपुट होता है, मतलब यहां पर हम जो विभवांतर को बढ़ाना है कि घटाना है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर उसके तारों पर लगाते हैं। ये होती है बेटा एस एस बोला जाता है, मतलब एस बोला जाता है सेकेंडरी के लिए। ये होती है द्वितीय कुंडली। और यहां पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये इन सरों के बीच में क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। ये पटलित करोड़ है बेटा आपके। ये क्या है, तो देखे हैं आपने डीपीओसी वगैरह देखी होंगी ना, तो ऐसी होती है कि नहीं होती है। तो ठीक ठाक बन गया चित्र, बस ऐसा ही होता है बेटा। ये आपका क्या है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। काहे का चित्र है बेटा ये, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। काहे का चित्र है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। अब हम बनाएंगे बेटा अपचाई ट्रांसफॉर्मर। बेटा पहला पटलित करोड़ हो गया, और दूसरे नंबर का रहता है बेटा आपकी प्राथमिक कुंडली, ये दोनों के लिए ही है। और तीसरा रहता है बेटा द्वितीय कुंडली। बस और कोई सी संरचना में चीज ही नहीं होती है इसमें, ध्यान रखना, और कुछ होता ही नहीं है। केवल पटलित करोड़, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। और पतले प्राथमिक कुंडली मतलब कुछ नहीं, तार ही तार। और द्वितीय कुंडली तार ही तार। बस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीय में ज्यादा। सर फेरों की संख्या से क्या, पूरा मैटर फेरों की संख्या पे ही आके आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में, आज पार्ट 1 में हो पाएगा, देखो। तो द्वितीय कुंडली अब दूसरा बनाते हैं बेटा। ये तो हो गया आपका क्या, उच्चाई। अपचाई में कुछ नहीं है, सेम टू सेम, कुछ कुछ भी अंतर नहीं है। देखो सेम टू सेम एक क्या बनाएंगे, वर्ग। मैं देख तो लेता हूं लग कैसा रहा है, ठीक ठाक लग रहा है देखने में, बता तो दो। 10 में से कितनी रैंकिंग दोगे मेरे चित्र को, जल्दी से रैंकिंग दो। 10 में से, 10 में से 13 रैंकिंग दे दो। चलो अगला चित्र बनाएंगे एक बार और, इसको देना फिर रैंकिंग। चलो, गलत सलत मत देना, मैं पिटाई लगा दूंगा। चलो, हाँ भाई, हाँ भाई। अरे स्केल से तो शानदार बन जाएगा ये। अब हमारे पास क्या है, बोर्ड पे, इस बोर्ड पर बनाने के लिए स्केल नहीं होती है। चलो, इस तरीके से बन जाएगा। चलो, इसमें अंतर क्या होता है बेटा, दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम है। अंदर कुछ नहीं होता, अंदर केवल यही होता है कि इसकी प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या कम थी, इसकी प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई बेटा, प्राथमिक कुंडली पीपी। और ये हो गई आपकी थोड़ी द्वितीय कुंडली,
इसमें पैरों की संख्या कम है। चलो भाई बी है बेटा, सब वही का वही लिखना है। प्राथमिक कुंडली वही सब है सेम, अंतर क्या है दिख रहा होगा, बस जो अंतर दिख रहा है वही अंतर होता है। सर पैरों की संख्या अलग लेने से क्या होता है, अरे नेक्स्ट सिद्धांत तो मान दो, इसके सिरों पर देते हैं इनपुट और यहां पर प्राप्त करते हैं आउटपुट, एसी इनपुट एसी आउटपुट होता है। ये सबको पता है ना, पटलित करोड़, ये क्या है पटलित करोड़, बस बात खत्म। चलो तो ये चित्र हो गया अपचाई ट्रांसफॉर्मर। आप तो ऐसा समझ लेना कि भैया वोल्टेज को बड़ा घटा नहीं रहा, ये फेरों की संख्या को बड़ा घटा रहा है। तो चित्र को देखकर तुम्हें सिद्धांत समझ में आ रहा होगा कि सर जो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर है इसने कम फेरों को ज्यादा कर दिया और अपचाई ट्रांसफॉर्मर है उसने ज्यादा फेरों को कम कर दिया। बस वोल्टेज का भी सेम मैटर है, कोई कुछ टेंशन रटने वटने की जरूरत नहीं, अपचाई में क्या होता है और उच्चाई में क्या होता है। ठीक है चलो, रैंकिंग दे रखी है, ओरे भगवान बढ़िया है सर। रैंकिंग बेटा 10 में से देना था, बढ़िया नहीं। रश्मि 10, नीरज 9, पायल 10 में से 10, ललित 11 दे रहा, बहुत बढ़िया बेटा ललित। मोटा क्या करे हो तुझे दुनिया में 10 में से 11 रैंकिंग दे रहा तुम मुझे। चलो कोई दिक्कत ना है, तो ये हो गया। अब इनके संकेत देखो, इसके संकेत होता है डायरेक्ट संकेत, इधर एस करके बीच में ऐसे लगा दो, ठीक है। ये होता है बेटा आपका काय का उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का संकेत, समझ गए, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का संकेत। और सर अपचाई का, अब समझ जाओ अपचाई का चित्र देख के। ठीक है, तो ये दोनों क्या है बेटा संकेत हैं, ये दोनों क्या है बेटा आपके संकेत हैं। परीक्षा में आएगा संकेत अकेला बनाओ, तो ये काय का है बेटा आपका उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का और ये काय का है अपचाई ट्रांसफॉर्मर के, संकेत अकेले हैं। और बेटा संरचना में पटलित करोड़, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, समझ गए क्या। सर इसके बारे में क्या लिखना है, पटलित करोड़ के बारे में, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, कुछ नहीं बेटा तांबे के तारों की कुंडलियां होती हैं, बात खत्म होती है। पटलित करोड़ होते हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न न होती इसलिए नरम लोहे के करोड़ बनाए जाते हैं, सॉरी हाँ पटलित करोड़ बनाए जाते हैं। ये इस प्रकार से इन पर क्या लपेटे जाते हैं, तार। तो ये क्या हो गया बेटा आपकी संरचना हो गई खत्म। सुन लो इनके बारे में, संरचना के बारे में सुन लो थोड़ा। हाँ कह रहा है पटलित करोड़, कुछ नहीं लिखा संरचना के बारे में। इनमें नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया आयताकार अथवा वृत्ताकार पटलित करोड़ बनाया जाता है, समझ गए। नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को, पतली पतली पत्तियों को, अरे एक एलिमीटर ले लेना और उसको निकाल के देख लेना, मैं ले आऊंगा कल की वीडियो में बता दूंगा, ऑफलाइन क्लास में आऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार पटलित करोड़ होता है। पटलित मतलब कटा हुआ, अरे तुमने ट्रैक्टर की पटली देखी होगी, ट्रैक्टर देखा होगा, उसकी पटली देखी होगी ना पटली, तो उसमें बीच में छेद होते हैं, बस ऐसे ही पटलित करोड़ होता है बेटा, ठीक है। होल बीच में है, समझ गए। ट्रैक्टर की पटली देखी होगी ना तुमने, इस तरीके की होती है, अरे ट्रैक्टर की पटली तो देखी होगी मोड़ा मुड़ियो, ऐसी रहती है ट्रैक्टर की पटली, रहती है कि नहीं रहती। चलो तो उसमें बीच में होल होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि नहीं होते। तो ऐसे ही पटलित करोड़ होता है इसमें, हालांकि बीच में गोल गोल होल नहीं होते, इसमें ऐसा रहता है एक पत्ती आयताकार इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है और यहाँ पे छिद्र है। क्यों बेटा ये जगह खाली क्यों बनाई गई है, क्योंकि अगर ये जगह भरी होती, मैंने बताया ना आपको, तो बेटा अब भंवर धारा है, मैंने आपको पढ़ाई नहीं, आप ऐसा समझ जाओ कि इसमें भंवर के समान धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या करती हैं बेटा, भयंकर तेज ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, तो इसकी वजह से ऊष्मा हानि हो जाती है। अब भंवर धाराएं तब उत्पन्न हो जब उनको स्पेस मिले, तो अब हमने बीच में कुचर पुचर कर दी, मतलब खाली जगह छोड़ दी, तो अब इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न करूंगी। अब जहाँ तो खाली जगह है, ये तो खाली जगह है, तो इसमें भंवर धाराएं इतनी जगह में उत्पन्न होंगी, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ गए। तो मेरे हिसाब से समझ गए, कल भी मैंने बताया था भंवर धाराओं का टॉपिक, तो इसलिए पटलित करोड़ बनाए जाते हैं, ठीक है। ये संकेत हो गए।
अब निपटाएं क्या इसको, हटाएं क्या बेटा, और क्या लिख रखा है, इस करोड़ के एक और प्राथमिक कुंडली, दूसरी ओर द्वितीय कुंडली लिपटी रहती। प्राथमिक कुंडली में दिए गए प्रत्यवर्ती स्रोत को संबंधित कर दिया जाता है, ये इनपुट लगा दिया जाता है, और द्वितीय कुंडली के स्तरों पर हमें आउटपुट प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर वो कहते संरचना भी पूरा लिखो तो ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, स्वरों पर हमें प्रेरित विद्युत भागबल प्राप्त किया जाता है, द्वितीय कुंडली पर आउटपुट प्राप्त करते हैं। और चित्र में आपको दिख रहा होगा बेटा, चलो चित्र में आपको दिख रहा होगा, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में पैरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में पैरों की संख्या ज्यादा, जबकि अपचाई ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली में पैरों की संख्या अधिक है, द्वितीय कुंडली में पैरों की संख्या कम है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर पैरों को खा गया, अपचायित कर गया, और ये क्या कर गया, इसने पैरों को संख्या बढ़ा दी, ठीक है। वो ऐसा करता नहीं, हम लपेटते हैं पैरे, वो तो वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है रे, क्या करोगे। अब आ गए, अब आ जाता है सिद्धांत तथा कार्य विधि। तो एक में ही लिख लो या अलग अलग लिख लो, सिद्धांत या कार्य विधि करवा दें, साफ सूफ कर दें पूरा। इतना ही जगह है बेटा हमारे पास क्षेत्रफल की कमी है, क्षेत्रफल की कमी के कारण हमको साफ साफ करके लिखना पड़ता है। चलिए तो लिख देंगे भैया, हटा दें मेरे चित्रों को। चलो अगर आप बोलो ना, चलो बोल ही देना आप, तो मैं इस चित्र को आपको रजिस्टर में बनाकर बताऊंगा, आप कहोगे गजब। और आप सब भी मुझे इसके डायग्राम को रजिस्टर में बना के भेजना, क्योंकि स्केल से और पेन या पेंसिल से आप जब इसको बनाओगे तो बड़ा बेहतरीन डायग्राम बनता है, देखने में गजब का लगता है। एक दो बार बना के देखना, आपको आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ गया क्या। चलिए अब कार्य विधि, सबसे पहले बात चलती है कार्य विधि। कार्य विधि में क्या है सुनेंगे, कार्य विधि क्या है। कार्य विधि कुछ नहीं है बेटा, प्राथमिक कुंडली में अब हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के स्तरों पर प्रत्यवर्ती विभव लगाते हैं। जैसे ही तुमने प्रत्यवर्ती विभव लगाया, धारा बहेगी, धारा बहेगी। तो प्राथमिक कुंडली क्या है बेटा आपकी, प्राथमिक कुंडली में धारा बहेगी। अब धारा कौन सी बहेगी, प्रत्यवर्ती, तो जिसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। चूंकि दोनों कुंडलियां एक दूसरे से बिल्कुल इतनी तेज सटी रहती हैं, मतलब पास पास में रहती हैं, कि पहली कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन पूर्णतः सम्बद्ध होता है दूसरी कुंडली से। ये हमने अननोन पेरेंट की घटना में भी पढ़ा था कि फ्लक्स चरण ना हो, और यहां भी वही बात चल रही है, जब फ्लक्स चरण ना हो, मतलब पहली कुंडली में जितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उतना ही उत्पन्न हो। समझ में आई मेरी बात। और मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, कि यहाँ पे प्रत्यवर्ती वोल्टेज बदलता है, प्रत्यवर्ती विभव की आवृत्ति नहीं बदलती। ये एक बहुत बड़ी बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओटी आ जाएगा परीक्षा में। ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है, समझ गए, केवल विभव को बढ़ाता घटाता है, धारा को मतलब ज्यादा कम करता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। वो जो 50 चक्कर लगाता है ना, वही रहती है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बोला बेटा, कार्यविधि, कार्यविधि में हल्का सा और सुनेंगे। पहले मैंने बता दिया, ये इतनी सी कार्यविधि लिखना है, कितनी सी, कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में एसी वोल्टता लगाई जाती है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में एसी वोल्टेज हमने लगा दिया, तो क्या होता है बेटा, तो उस कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा बहने लगती है। सही बात है, कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा बहने लगेगी। सिंपल, कितनी सरल लाइनें लिख रही हैं। तो उस कुंडली पर यह प्रत्यवर्ती धारा करोड़ में, सुनना, यह प्रत्यवर्ती धारा करोड़ में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अरे करोड़ है ना, जो पटलित करोड़ बनाया गया है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन हो जाता है। अरे पास में ही रखी है ना द्वितीय कुंडली, अब प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगातार बढ़ता घटता रहता है, जिसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पास रखी दूसरी कुंडली के प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। बस यही सिद्धांत है इसकी, यही कार्यविधि है, जिससे उसमें आवृत्ति का मतलब उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। अब आ जाओ सिद्धांत पे। कार्यविधि मैं आपको सेंड कर दूंगा, मतलब जो मैंने बोला है ना, वो अभी सेंड कर दूंगा मैं आपको, वो बाय व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब आ जाओ सिद्धांत पे, क्योंकि उसको लिखेंगे टाइम हो जाएगा। सिद्धांत और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बात को खत्म करेंगे।
ठीक है, क्योंकि मुझे 10th क्लास को पढ़ाना है 7:30 बजे से, और उससे ज्यादा का समय हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करा रहा हूं आपको। सुनो बेटा, कि ध्यान से सुनना है। सिद्धांत में माना कि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, बेटा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस। अरे पी का मतलब प्राथमिक और एस का मतलब द्वितीयक, मतलब सेकेंडरी, और वैसे भी नाम से भी समझ जाओ आप, ठीक है। तो एनपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और एनएस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से लिख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई, समझना, एन फेरों से एन फाई हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक कुंडली से जो फ्लक्स संबंधित है वो कितना है बेटा, आपका फाई है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, बताओ कितना उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत भाग, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल की बात चल रही है। अरे फ्लक्स परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो प्राथमिक कुंडली में ही कितना होगा, जल्दी बताओ, एन पी और डी फाई अपॉन डी टी, जल्दी बताओ समीकरण नंबर 1 होगा कि नहीं होगा। अब यदि हम मान लें कि फ्लक्स क्षरण नहीं हो रहा है, यदि फ्लक्स क्षरण शून्य है, यदि हम मान लें फ्लक्स क्षरण शून्य है, इसका मतलब क्या हो रहा है, शून्य है, मतलब जितना फ्लक्स प्राथमिक कुंडली का है उतने का उतना ही परिवर्तित किसका हो रहा है बेटा, द्वितीय कुंडली, मतलब दोनों कुंडलियों में बिल्कुल फ्लक्स में बिल्कुल भी क्षरण नहीं हो रहा है। तो उस कुंडली में द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी कितना होगा बेटा, फाई होगा। तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी कितना होगा, फाई होगा। समझना, एक फेरे में कितना था इधर प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स, फाई, तो बिल्कुल भी चरित नहीं हुआ। तो दूसरे जो कुंडली है उसके एक फेरे में भी कितना फ्लक्स होगा, फाई होगा। अब उसमें फ्लक्स वो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में, ईपी मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएस मतलब द्वितीय कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो कितना हो जाएगा, एन एस और वही का वही डी फाई अपॉन डी डी, समीकरण नंबर 2। हालांकि ये दोनों सेम नहीं होते, लेकिन इन व्यंजकों को मान के करना पड़ता है। बेटा एक में दो का भाग दे दो, दे दें क्या, एक में दो का भाग दे दो या दो में एक का, जैसा तुम्हें अच्छा लगे दूसरे में दे दो। अरे इसको ऊपर चाहिए वो नीचे चाहिए, तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1, तो क्या होगा, ये ई एस ऊपर आ जाएगा, ईपी नीचे आ जाएगा, इसका भाग दूंगा तो माइनस का एन एस, ये डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ जाएगा माइनस का एन पी डी फाई अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा, जे आपस में कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो आप समझ में आ रही होगी बात, हाँ जे आ गया भैया एन एस अपॉन एन पी, क्लियर है। तो देखो अब ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन बेटा निवेशी विद्युत वाहक बल, और ये निर्गत विद्युत वाहक बल, क्योंकि प्राथमिक कुंडली से संबद्ध विद्युत वाहक बल हमने लगाया है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, क्लियर। तो ये निवेशी और ये निर्गत, और ये काय के अनुपात में है, उनकी फेरों की संख्या के अनुपात में। अब पहली कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के लिए अलग मैटर आएगा और अपचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए अलग, क्योंकि एक में ये अलग होता है, ये अलग, एक में ये ज्यादा और एक में ये कम। चलो तो आगे बात करेंगे, अब अपन यहां तक आ गए। देखो हम कह सकते हैं बेटा यहां पर ध्यान से, यहां तक ये हो गया बेटा, अर्थात समीकरण नंबर 1, और इनका अनुपात बराबर होता है, इसको छोड़ दो यहीं पे। अब हम बात करेंगे निवेशी शक्ति। माना कि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा, हमने मान लिया, माना कि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा क्रमशः, हमने मान ली प्राथमिक कुंडली में आईपी तथा द्वितीय कुंडली में आईएस है। तो बेटा निवेशी शक्ति कितनी है, जल्दी बताओ। अब शक्ति बराबर कितना होता है, जल्दी बताओ,
शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर VI, P बराबर VI। तो बेटा V का मतलब जो निवेशी विद्युत भाग बल है वो कितना है, ES, EP, और ये धारा कितनी है, I। अरे P बराबर VI वाले सूत्र से, V मतलब विद्युत भाग बल जे रहा, और I मतलब धारा ये रही, क्लियर। और निवेशी शक्ति मतलब हमने कितनी शक्ति ट्रांसफॉर्मर में निवेश की है, इनपुट पावर, और निर्गत पावर, निर्गत शक्ति मतलब प्राप्त कितनी हुई है, तो वो कितनी आ जाएगी, ES और IS। अब हम जानते हैं बेटा शक्ति 6 शून्य है, क्योंकि ये क्या है, L परिपथ, और L परिपथ में कलांतर कितना होता है, जल्दी बताओ, बताया था ना कल, L परिपथ में कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री का। और कल P एवरेज बराबर बताया था ना, VRMS IRMS और गुणा में कोस पाई, और कोस पाई का मान 0, तो P एवरेज कितना हो जाएगा, 0। समझ गए। तो बेटा शक्ति 6 कितना है, 0, तो इसका मतलब शक्ति 6 0 है, शक्ति 6 शून्य है, क्योंकि क्योंकि फाई कितना है बेटा आपका, π/2। तो अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो इसका मतलब EP क्रॉस IP बराबर ES क्रॉस IS। इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, EP अपॉन ES बराबर IS अपॉन IP। पलट गया, इसको पलट दो तो ये आ गया आपका ES अपॉन EP बराबर IP अपॉन IS। बेटा देखो यहाँ पे SSPP और इसको मैं अगर लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं NP अपॉन NN, और इसका जो सबका अनुपात जो बराबर है, देखो इसके बराबर समीकरण 1/2 है, एक में ये बराबर और इसके बराबर ये, तो तीनों बराबर हो गए, और इनका अनुपात जो समान आता है इस अनुपात को बोलते हैं बेटा R। ये होता है ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात। क्या होता है, परिणमन अनुपात। ठीक है, कल मैं यहीं से आगे बात करूंगा बेटा, ठीक है, इसी व्यंजक से इसी जगह से आगे बात करूंगा। यहां तक आ गए अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे बात करेंगे हम, ये क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। ठीक है, यहां तक आ गए क्या, इसी से मैं इसी व्यंजक को लिखूंगा डायरेक्ट, कि मैंने कल इस पे बोल दिया था, इसके बाद बात करूंगा मैं कल। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक आने में समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा किसी को, समस्या परेशानी इसमें हो तो मुझे बता दें, इसको नोट कर लें इसी तरीके से। NP प्राथमिक कुंडली प्रेरक संख्या, NS प्राथमिक द्वितीय कुंडली प्रेरक संख्या, प्राथमिक कुंडली से प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई है। तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल यदि फ्लक्स चरण शून्य है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत भाग बल उतना ही आएगा, क्योंकि फाई बराबर होगा 2 का 1 में भाग देके ये व्यंजक आ गया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या, फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर डायरेक्ट निवेशी और निर्गत। और यहाँ पे धारा पलट रही है, धारा पलट रही है। अब हम उल्टा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, NS और NP। ठीक है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर उच्चाई ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली फेरे कम होते हैं, द्वितीय कुंडली में ज्यादा। हाँ, तो उसी सूत्र से आ जाएगा ये। कोई दिक्कत किसी को, अब मैं आगे सिद्ध करवा दूंगा कल ये वाली बात। तो धन्यवाद बेटा, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। नहीं है सर, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो कल करेंगे अपन बात अब, ठीक है। जय श्री कृष्णा, करें बेटा क्लास को एंड।